हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसे आप सभी को पता है कि इसके पहले हम सभी सीटेट का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे थे, लेकिन अब आपका जो है वो रीट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम सभी अपने रीट के एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले हम आपका प्रीवियस ईयर लेकर चलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम 1 महीने लगभग रह गए, 1 से 1.5 महीने। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस सेट करने से सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद आप अपने मन से प्रैक्टिस सेट करिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है क्वेश्चन में आपका कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका होता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, PYQ जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले करिए। फिर उसके बाद आप सभी जो आगे की प्रैक्टिस सेट है करिएगा। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे, आपका जो ये प्रैक्टिस सेट है ये आपका 2021 में आया हुआ जो आपका पेपर है वो है। तो CDP को हम लेकर चलेंगे और इसका डिटेल भी जानेंगे। हम लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे। 15 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो क्वेश्चन आया है वही करा देंगे। जैसे देखिए 2021 में आपके जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम लेकर चलेंगे और उससे रिलेट करके जो भी क्वेश्चन आने वाला रहेगा उसे हम एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जो बच्चे हैं वो जो नए हैं और जो पुराने बच्चे हैं वो तो हमसे जुड़े हैं, जो नए हो जुड़ जाएं। और देखिए आज पहली क्लास है और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़ जाएं, और जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे प्लीज़ आप सभी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जैसे आप सभी सीटेट में सारे बच्चे पढ़े थे और सबने अच्छा मतलब कि सभी लाइक करते थे, वीडियो सबको अच्छी लगती थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चाइल्ड डेवलपमेंट को। क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, ये अल्बर्ट बंडूरा है कौन? तो देखिए ये एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है। तो इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो इसमें क्या है, CDP में आपके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन ए है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी है अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन डी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो बताइए इसमें से कौन सा चारों से सिद्धांत है जो अल्बर्ट बंडूरा जी द्वारा दिया गया है? द थियरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बंडूरा इज, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, कॉग्निटिव थियरी और इनसाइड लर्निंग, सोशल लर्निंग थियरी। तो देखिए यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, जो सोशल लर्निंग थियरी है ये आपके अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे डिटेल। ठीक है, हम आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड या थोड़े से 20 सेकेंड का हम आपको टाइम देंगे, उसमें आप अपना उत्तर लिख लिया करिए। देखिए क्वेश्चन करने से पहले आप सीटेट के बच्चों से पूछेंगे। तो हम लोग जब क्वेश्चन करते थे तो सीटेड वाले जो बच्चे थे वो सबसे पहले क्या करते थे, एक पेन और कॉपी लेकर बैठते थे और वहाँ पे नंबरिंग करते थे। जैसे अभी आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिए, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से 15 क्वेश्चन का। और हम क्वेश्चन बोलते हैं, पढ़ते हैं, आप भी पढ़ा करिए, आप अपना उत्तर दिया करिए। जैसे आपने इसमें से कोई उत्तर दे दिया कि ABC कोई भी दे दिया, अब उसके बाद हम उत्तर बता दिए। अब उत्तर मान लीजिए आपने A दे दिया, अगर उत्तर A सही होता है तो आप सही कर टिक कर दीजिए, गलत होता है तो गलत का। और लास्ट में आप क्या करेंगे कि पूरा काउंट करके जोड़ के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप कितना नंबर गेन कर रहे हैं। देखिए अभी स्टार्टिंग है तो हो सकता है आपके 5 नंबर आए, हो सकता है आपके 10 नंबर आए, ठीक है, हो सकता है आपके 8 नंबर आए। तो इसमें कोई वो नहीं है, आपके 2 नंबर आए, 4 नंबर आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो आइए हम देख लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो प्रस्तावित आपका क्या है सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है आपका? अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये इनके द्वारा, जो अधिगम का सिद्धांत है क्या है इनका? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत का पूछ सकता है कि प्रतिपादन किसने किया, तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। ठीक है, अब आगे आता है कि ये जो अल्बर्ट बंडूरा है इनके अनुसार क्या है कि जो व्यक्ति है जो अवलोकन करता है, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से क्या करता है, एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे इनका कहना है कि अगर कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, जैसे आप ही हैं, तो आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो अवलोकन करके सीखेंगे, किसी का नकल करके सीखेंगे और किसी का व्यवहार आदर्श मतलब अच्छा व्यवहार है तो उसको सीखेंगे। ठीक है,
और क्या कहा गया है कि समाज द्वारा स्वीकार किए जाने व्यवहार को अपनाना और वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। इनका ये मानना है कि सामाजिक अधिगम है क्या। ठीक है, अगर आपके मन में आता है कि सामाजिक अधिगम क्या है, तो सामाजिक अधिगम का मतलब है कि जैसे कि अगर समाज में आप हैं, अच्छी चीज़ों को अपना रहे हैं और जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको नकार रहे हैं, तो ये आपका सामाजिक अधिगम है। मतलब कि आप समाज से सीख रहे हैं अच्छी चीज़ों को और निगेटिव चीज़ों को निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत को क्या कहते हैं, व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम के बीच की क्या है, ये एक कड़ी है। ठीक है, कैसी कड़ी है, योजक कड़ी है। किसके बीच की, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसके बीच की योजक कड़ी है। तो ये किसके बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, आपका व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम का। ठीक है, ये नोट करिएगा आप सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए एक क्वेश्चन में हम कम से कम आपको 10 क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अब हम देखिए जब बाकी आगे की प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे आपको। आगे की प्रैक्टिस सेट में सीधा हम क्वेश्चन आंसर तो देते जाएंगे। अभी हम आपको डिटेल पढ़ा रहे हैं ताकि आगे आने वाली प्रैक्टिस सेट आप खुद से करिए, क्योंकि ये हम इसलिए डिटेल पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं में से तोड़ मरोड़ के इसी टॉपिक से क्वेश्चन देगा आपको। ठीक है, और देखिए ये योजक कड़ी क्यों है, क्योंकि सिद्धांत को ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को क्या करती है, संयोजित करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रेमंड कैटल। ठीक है, हाउ मेनी पर्सनालिटी फैक्टर आर प्रपोज्ड बाई रेमंड कैटल। तो देखिए यहाँ पर रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे। तो आप सभी को पता है कि रेमंड कैटल द्वारा आपके 16 जो व्यक्तित्व कारक थे वो प्रस्तावित किए गए थे। अब आइए थोड़ा इसका डिटेल जानते हैं। डिटेल में क्या है आपका, देखिए ये आप सभी को पता है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे। लेकिन देखिए होता क्या है यहाँ पर, जो कैटल है, कैटल व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत से संबंधित है। किससे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैटल किस सील गुण सिद्धांत से संबंधित है। तो ये किससे है, व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत से संबंधित है। कैटल के अनुसार क्या है, 23 मूल शील गुण होते हैं। कैटल क्या कहे कि जो शील गुण मूल है वो कितने हैं, 23 है। बाकी जो सामान्य व्यक्ति में पाया जाता है तथा 12 ऐसे मूल शील गुण है जो असामान्य व्यक्तियों में। मतलब देखिए 16 और 12 कितना हो गया, 6 2 8। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 2 28 हो गया। तो इन्होंने कहा कि जो 12 हैं वो असामान्य में पाए जाते। ठीक है, जो 12 वो कहाँ पाए जाते हैं, असमान व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 23 में से 16 को कैटल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। जो 23 है, ठीक है, इसको उन्होंने क्या बताया कि 23 में से जो 16 है उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने 16 में जोड़ दिया था, यहाँ पर आपको 23 और ये करना है। ठीक है, जैसे 16 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 16 है, 16 को इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है और जो 12 है इसको बताया है कि ये असमान व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि असमान व्यक्ति में कितना पाया जाता है, 12, और 16 जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसे मापने के लिए क्या है कि इसे मापने के लिए विशेष प्रश्नावली भी तैयार की, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक वाली कारक प्रश्नावली या 16 PF की संज्ञा दी गई। मतलब देखिए अब इसको ध्यान से देखिएगा कैटल के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से हम दोहराते हैं। इन्होंने 16 व्यक्तित्व को प्रस्तावित किया, 16 व्यक्तित्व किया और इस 16 को महत्वपूर्ण बताया। और जो ये किससे संबंधित है, ये सिलगुड़ सिद्धांत से संबंधित है। और सिलगुड़ सिद्धांत में इन्होंने कितने सिलगुड़ सिद्धांत बताए हैं, इन्होंने 23 मूल सिलगुड़ सिद्धांत बताए हैं जो समान व्यक्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, जो 23 है वो कहाँ पाए जाते हैं, समान व्यक्ति में। और बाकी इन्होंने बताया कि जो 12 हैं ऐसे सिलगुड़ है जो असमान व्यक्ति में पाए जाते हैं। और 23 में से जो 16 हैं, 16 को इन्होंने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। ठीक है, और 12 को क्या बताया कि असामान्य में पाया जाता है। और इन्होंने इसको एक प्रश्नावली तैयार किया और ये इसको क्या कहते हैं, इस प्रश्नावली का नाम क्या है, 16 PF। इसे 16 PF की संज्ञा दी। और ये प्रश्नावली क्या है, मतलब मापने के लिए इन्होंने क्या किया था, प्रश्नावली को किस लिए किया था, मापने के लिए किया था। अब चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, देखिए मास्लो का जो पदानुक्रम है उसमें से
ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई संबंधित नहीं वो बताना है। ऑप्शन ए है कि दैहिक आवश्यकताएं, बी है व्यक्तिवाद और समूहवाद, सी आपका है स्नेह और संबद्धता, डी आपका है कि आत्मसिद्धि। अब आप सभी अपना उत्तर लिख लीजिएगा कि क्या आवश्यकता है क्या नहीं है और पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो इसके बाद हम इसका डिटेल जानेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम देख लेते हैं इसका डिटेल क्या है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही हो जाएगा कि जो व्यक्तिवाद और समूहवाद है ये मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए इसका डिटेल जान लेते हैं कैसे नहीं है। चलिए देखिए, व्यक्तिवाद और समूहवाद क्या है, यहाँ पर नहीं है, हमने आपको बता दिया। देखिए मैस्लो मनुष्य की आवश्यकता को पदानुक्रम के रूप में देखता है, ठीक है। जो मनुष्य की आवश्यकता होती है उसको ये देखते हैं, और जो आरोही क्रम के आरंभ होकर निम्न से उच्चतम आवश्यकताएं होती है, ठीक है। जैसे मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, जैसे ये आरोही क्रम में आरंभ होकर क्या होता है, जैसे निम्न से उच्चतम। जैसे हमें सबसे पहले मान लीजिए पानी की आवश्यकता हो गई, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद भोजन की हो गई, मतलब कि सबसे नीचे किस चीज़ की होगी, सबसे ऊपर किस चीज़ की होगी, वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा, सिंपल समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको जो आवश्यकता होगी, ठीक है, इनका कहना ये है कि निम्न से उच्चतम, मतलब सबसे आपका सबसे निम्न आवश्यकता क्या है उससे लेकर फिर ये सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या है उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सेट बना लेते हैं, और जब आवश्यकता का सेट पूरा हो जाता है तब ये अन्य सेट की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए निम्नतम छोर पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नतम छोर पर शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकताएं हैं तथा आत्म प्रत्यक्षीकरण आवश्यकता उच्चतम छोर पर है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये आवश्यकताएं किस तरीके से है। देखिए निम्नतम पर क्या है हमारा, इसे ये निम्न से उच्च की तरफ जा रहा है। सबसे निम्न में हमारा क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए सबसे निम्न में है, फिर इससे शारीरिक आवश्यकता से ज्यादा हमें क्या आवश्यकता होती है, सुरक्षा और बचाव। सुरक्षा और बचाव से भी ज्यादा आवश्यकता में क्या है, संबंध या स्वीकृति आवश्यकताएं हैं। इससे भी उच्च में हमारा क्या है, सम्मान और आवश्यकताएं हैं, सम्मान की आवश्यकताएं हैं। फिर इससे उच्च में क्या है हमारा, आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता है। तो ये इनका जो है ये आरोही क्रम में चलता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक होता है अवरोही, अवरोही क्या होता है बढ़ते क्रम में, आरोही आपका क्या होता है घटते क्रम में। जिस तरीके से ये आरोही में है, ठीक है, आरोही में याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आरोही में इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है कि टू अपोजिंग डिजायर प्रेजेंट इन ए इंडिविजुअल एट द सम दिस टाइम इज कॉल्ड, मतलब एक व्यक्ति के एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है द्वंद्व कहलाएगा, बी है कुंठा कहलाएगा, सी है चिंता कहलाएगा, डी है आपका दबाव। अगर आप एक व्यक्ति हैं और एक ही समय पर आपकी दो विपरीत इच्छाएं हैं, ठीक है, आपका दो विपरीत इच्छा है, जैसे कि आपकी इच्छा है कि आप खाना खाएं और आपकी एक इच्छा उसी के प्रति है कि आप खाना न खाएं, मतलब ये दोनों इच्छाएं हैं कि मतलब कि मेरा इच्छा भी है खाने का और मेरा इच्छा है नहीं भी खाने का। तो यहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे, क्या आपके अंदर द्वंद्वता है, क्या आपके अंदर कुंठा है, चिंता है, एंजाइटी है, प्रेशर है, तो क्या होगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। जब इस तरह की इच्छाएं रहती हैं तो आदमी क्या है, द्वंद्व मतलब होता है ना कि झगड़ा लड़ाई करना, मतलब कि हम अपने आप से लड़ रहे हैं, खाएं ना खाएं, खाएं ना खाएं, मतलब इस टाइप का चल रहा है हमारे अंदर, तो यहाँ पर द्वंद्व होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा इसके डिटेल देख लेते हैं क्या है। देखिए ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है कि देखिए द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है, कब ये चीजें हमारे अंदर कब आती हैं, ये तब आती है, ये क्रो एंड क्रो का कहना है कि ये तब आती है जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। जैसे कि ऐसी द्वंद्वता हमारे अंदर कब आती हैं, जब हमें लगता है कि ये काम करें ना करें, जब हमारी स्वयं की जो इच्छाएं हैं वो उल्टा पुल्टा चलने लगे, ठीक है, वो विपरीत काम करने लगे। जो हमारी रुचियां हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करें ना करें, अच्छा आज साइंस पढ़ लेते हैं, नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, या आज हम CDP पढ़ लेते हैं, आज नहीं पढ़ेंगे, जब इस तरीके की द्वंद्वता आपके अंदर आती है तो यही हमारा क्या है, द्वंद्व या संघर्ष कहलाता है, ठीक है। ये किसका कहना है, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार हमने बता दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन आपका 5वां है
कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। ठीक है, देखिए सारे मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत जरूरी है इनके बारे में जानना, इनके डिटेल में। देखिए अभी हमने क्रो एंड क्रो के बारे में बता दिया, फिर हमने अल्बर्ट बंडूरा के बारे में बता दिया, तो देखिए धीरे धीरे करके आप सारे वैज्ञानिकों के बारे में, सॉरी मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लेंगे। इसलिए हम आपको डिटेल बता रहे हैं कि इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। ऑप्शन ए है आधारभूत अनुसंधान, बी है व्यवहारात्मक अनुसंधान, सी आपका है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, डी आपका है कि क्रियात्मक अनुसंधान। तो उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी, स्टीफन कोरे। चलिए तो देखिए यहाँ पर अनुसंधान है, तो जो स्टीफन कोरे हैं इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा आप सभी, याद रखिएगा इनको, स्टीफन कोरे को, कि इन्होंने क्या किया था कि क्रियात्मक अनुसंधान दिया। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानेंगे स्टीफन कोरे के बारे में, ताकि आप इनको जान ले कि ये कौन है, किस तरीके के मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान आप सभी को पता हो गया कि स्टीफन कोरे ने दिया, और शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो विकास है वो कब माना जाता है आपका, वो 1926 से माना जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टीफन कोरे, अब इनके अनुसार हम पढ़ लेते हैं। देखिए शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है, मतलब जो कार्यकर्ता हुए उनके द्वारा किए जाने वाला अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपका जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमारा जो ये आपका अनुसंधान है, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंतर्गत होता क्या है कि इसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है। मतलब ये जो इन्होंने स्टीफन कोरे हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है वो कब से माना जा रहा है आपका, 1926 से माना जा रहा है। ये कहते हैं कि जो अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या, आपका क्रियात्मक अनुसंधान। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी समस्या है, आप एक टीचर है, कोई भी समस्या है, तो इसका वैज्ञानिक विधि से हम समाधान खोजा जाता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान बंकिमगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो बंकिमगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में अध्यापकों के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। स्टीफन कोरे ने जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, अब ये पूछ सकता है कि स्टीफन कोरे जो थे वो कहाँ के प्रोफेसर थे, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और इन्होंने क्या 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान की शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो पूछ सकता है कि सबसे पहले सॉरी, यहाँ पूछ सकता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले स्टीफन कोरे ने किया, ये याद रखिएगा। और स्टीफन कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान के जनक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान आपका है तो उसके जो जनक है कौन है, तो ये स्टीफन कोरे हैं। तो देखिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दे सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा एनसीईआरटी ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 1962 में रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा एनसीईआरटी है वो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कौन सी पुस्तक प्रकाशित किया, ये पूछ सकता है। तो इस पुस्तक का नाम क्या आपका, रिसर्च इन एजुकेशन। ठीक है, याद रखिएगा, रिसर्च इन एजुकेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए आप सभी, और अगर ऐसे वीडियो आपको आगे चाहिए, आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करेंगे, तो हम आपके जितने भी PYQ हैं सारे हम आपको सॉल्व कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन 6 में आपका कहा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए है तेजी से सीखने वाले, बी है धीमे सीखने वाले, सी है प्रतिभाशाली बालक, डी आपका है रचनात्मक से सीखने वाले। अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, रेमेडियल जो होता है आपका शिक्षण, वो किस प्रकार के बालक के लिए होता है। देखिए अब उपचार देंगे तो कैसे, क्या बच्चा तेजी से सीख रहा है उसको हम उपचार देंगे, बच्चा प्रतिभाशाली उसको उपचार देंगे, रचनात्मक बच्चा उसको देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। जो बच्चा क्या कर रहा है वो धीरे धीरे सीखता है उसी के लिए तो हम उपचार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही करिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि उपचारात्मक मतलब किसी चीज को उपचार देना। अब बच्चा एकदम फास्ट है तो हम किस चीज का उसको उपचार देंगे, प्रतिभाशाली है गिफ्टेड बच्चा है तो खुद ही
सब कुछ पढ़ ले रहा है तो इसको हम क्या उपचार देंगे? रचनात्मक है बच्चा, क्रिएटिव है, तो इसको हम क्या उपचार देंगे? जब बच्चा स्लो स्लो काम कर रहा है तो उसको हम उपचार दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। ठीक है, देखिए देखिए उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, हमने अभी बता दिया कि ये धीमे सीखने वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक, अब देखिए कमजोर शिक्षार्थी के शिक्षण अधिगम के दोषपूर्ण प्रभाव को दूर करने की प्रक्रिया क्या हमारा उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब सीधे सीधे अपनी भाषा में समझ लीजिए कि कोई बच्चा कमजोर है और वो किसी चीज को सीख रहा है या दोषपूर्ण प्रभाव को उसको दूर करना है, कोई ऐसी चीजें वो नहीं सीख पा रहा है, स्लो स्लो काम कर रहा है, ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसी को दूर करना मतलब उसी को उपचार देना हमारा उपचारात्मक शिक्षण हो गया। ये याद रहेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि ऐसा शिक्षण दोषों के निदान पर आधारित है और शिक्षार्थी की कमजोरी को क्या करता है, दूर करता है। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। अब ऐसे शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? अगर हम किसी बच्चे को उपचार दे रहे हैं तो इसका हम उद्देश्य क्या रख सकते हैं? देखिए इसका जो उद्देश्य होगा, जैसे प्राप्त ज्ञान की कमियों को निराकरण करना। अब बच्चा कमजोर है तो उसको जो कमी है, ज्ञान की कमी है, तो हम उपचार करेंगे तो उसमें जो ज्ञान की कमी होगी वो बढ़ेगी। फिर दूसरा क्या है कि कौशल की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटि एवं दोषों को सुधारना। बच्चा कमजोर है, बार बार त्रुटि कर रहा है, तो हम उसको उपचार करेंगे तो ये इसको सुधार करेगा। उसमें समुचित दिशा में विकास का मार्ग प्रशस्त करना, समाज स्वीकृत आदतों का परिमार्जन करना। जिससे बच्चा क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत खुरापात टाइप के होते हैं, ठीक है, उनकी आदतें बहुत बुरी होती हैं, किसी को मारना पीटना, तो हम वहाँ पर भी उपचार अगर उनका कर दें, जैसे होता है ना कुछ टीचर में कहते तो रुको तुम्हारा हम उपचार करते भी तुम सही हो जाओगे, तो उस तरीके से समाज में स्वीकृत आदतों का परिमार्जन करना, इसके लिए भी हम कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब क्या है, विषय विशेष के सीखने में अक्षमताओं को दूर करना। मतलब कोई सब्जेक्ट है आप नहीं सीख पा रहे हैं, उसमें भी टीचर आपको सिखा रहा है, उपचार दे रहा है, तो मतलब इस चीज के लिए भी हम हमारा उद्देश्य होता है कि उपचारात्मक शिक्षण को यूज करें। मतलब उपचारात्मक हम चीजें कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यही चीजें ये कहा है कि ये उद्देश्य होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहा गया है कि शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन ए आपका है कि शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, बी है वृद्धि और विकास का सिद्धांत, सी आपका है कि शिक्षण का सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत, डी आपका है कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। देखिए यहाँ पर प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन पूछा है, तो जो प्ले वे मेथड होता है टीचिंग का वो किस पर आधारित है ये पूछा है। ठीक है, तो क्या शिक्षण की विधि पर होगा, वृद्धि विकास पर होगा, शिक्षण और सामाजिक शास्त्र पर होगा, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर होगा? तो आप सभी उत्तर दे लीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए हम यहाँ थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही करिएगा। ठीक है, बी को सही करेंगे, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। देखिए जो खेल कूद की विधि होती है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब आइए शिक्षण खेल विधि होता क्या है इसको भी जानेंगे, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए जो हमारे शिक्षण खेल विधि के जन्मदाता है वो कौन है, आप सभी को पता है कौन है, फ्रॉबेल को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक युग में हेनरी कार्लवेल कूक पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस विधि का क्या किया, प्रबल समर्थन किया है। कार्लवेल ने बताया कि बालक कार्य को पूर्ण हृदय से तभी करता है जब वह खेल में होता है। मतलब कार्लवेल का कहना है कि बच्चा तभी पूरे हृदय से मतलब पूरे दिल से तभी इस कार्य को करेगा जब वो खेल खेल में चीजों को करता है। अतः उसके प्रत्येक कार्य के लिए खेल विधि को अपनाना अनिवार्य है। आप सभी को पता है, आप किसी बच्चे को अगर कोई चीज सिखा रहे हैं तो वो खेल खेल में चीजें ज्यादा अच्छा सीखता है। तो कार्लवेल का भी यही कहना था कि कोई भी बच्चा अगर दिल से कोई चीजें करेगा तो वो खेल खेल में ही करेगा। ठीक है, खेल द्वारा किए जाने वाला कार्य जिससे बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियां विकसित या क्रियाशील होती है, उसके कार्य और विचार के सामंजस्य स्थापित होता है और वह प्रगति के पथ पर क्या होता है, अग्रसर होता है। आप सभी को पता है बच्चा खेल रहा है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मानसिक ठीक रहेगा, वो समाज में भी अच्छी चीजें करेगा। जब वो मानसिक तौर पे सही रहेगा तो समाज में भी चीजें सही करेगा। तो ये हो गया आपके किसके अनुसार, कार्लवेल के अनुसार। अब यहाँ पर हम देखते हैं रायबर्न के अनुसार क्या है। रायबर्न का कहना है कि यह विधि बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को संतुलित करती है। दोनों का मिलजुल के एक ही कहना है। इनका बस कहना है कार्लवेल का कि बच्चा हृदय से तभी करेगा जब आप उसको खेल खेल में सिखाएंगे।
और रायबर्न का भी कहना है कि जब बच्चा आध्यात्मिक होगा, मानसिक रूप से सही होगा और समाज में अच्छी तरीके से कार्य करेगा, इन सब चीज़ों के लिए ये आपकी जो विधि है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपका एनसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष को पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रो मल्होत्रा थे, मेहोत्रा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर मेहोत्रा थे, सॉरी यशपाल थे। ठीक है, गलती से हमने लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी करिएगा, प्रोफेसर यशपाल थे। अब ये थोड़ा सा हम देखते हैं स्टीयरिंग समिति के बारे में। देखिए एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष थे, अभी हमने आपको बता दिया कि प्रोफेसर यशपाल थे। और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? जो विद्यालय शिक्षा है उसके लिए इस समिति का गठन किया गया। अब देखिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब जो हमारा एनसीएफ 2005 है, वो एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2000 की समीक्षा हेतु क्या किया कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति मतलब नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया। तो आप सभी को बस इतना याद रखना है कि एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी नई दिल्ली, ठीक है, तो तत्वाधान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा हेतु किसको अध्यक्ष माना उन्होंने? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये सारी चीजें किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन आपका है कि आरटीई अधिनियम, ठीक है, आरटी एक्ट 2009 इज फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ विच एज ग्रुप, मतलब कि जो आपका आरटी एक्ट है मतलब आरटी अधिनियम 2009 है, किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो ये आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए है। अब आइए हम देखते हैं आरटी एक्ट होता क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं आरटी एक्ट है क्या। ठीक है, देखिए आरटी अधिनियम जो आपका है वो 2009 ये 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह के बालक के लिए है, आप सभी को पता है। देखिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में 86वां संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन किया गया। अब बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार मतलब बच्चा पढ़े और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो अधिनियम 2009 लागू किया गया। अब यहाँ पर क्या है कि इसके पश्चात क्या हुआ कि देश में प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया। इसके तहत क्या हुआ, जब ये मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ तो इसमें क्या हुआ कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। और ये अधिनियम कब लागू हुआ ये भी देखिए पूछता है आपको, तो याद रखिएगा, हो सकता है इस बार आपको यही पूछ ले कि यह अधिनियम आपका 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। कब किया गया पूछ सकता है कि जो अधिनियम ये है ये कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और आज हम 10 ही क्वेश्चन देखेंगे। आगे आप सभी बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसे लगे, फिर आगे से हम आपको 15-15 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? निगेटिव पूछा है, इसका ध्यान दिया करिए कि निगेटिव क्वेश्चन पूछा है या पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए की उपलब्धि, बी है आपका भूख, सी आपका है प्यास, डी आपका है नींद। देखिए दैही अभिप्रेरक मतलब साइकोलॉजिकल मोटिव आपका पूछा है। तो देखिए जो सीटेट के बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि हम सीटेट का सीडीपी पढ़े हैं तो हम रीट निकाल लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीटेट में आपको अलग टाइप मतलब कि देखिए चैप्टर वही रहते हैं, चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन सीटेट में आपको ज़्यादा पेडागोजी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका रीट है ये मनोवैज्ञानिक से, सिद्धांत से और इन सारी चीज़ों से इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। जो हमारी उपलब्धि है, देखिए दैहिक अभिप्रेरक में जैसे कि भूख हमारे शरीर को लगती है, प्यास हमारे शरीर को लगती है, नींद हमारे शरीर में आती है। ठीक है, उपलब्धि तो नहीं है ना, उपलब्धि ये अलग ही चीज हो गई। ठीक है, इन चीजों की इन जो जरूरतें होती हैं इन तीनों की वो हमारे शरीर को होती है। बाकी उपलब्धि क्या है, ये तो हमारे शरीर को इसकी जरूरत नहीं है, तो ये हमारा अभिप्रेरक नहीं है दैहिक अभिप्रेरक। ठीक है,
अब थोड़ा सा देख लीजिएगा दैहिक अभिप्रेरक में, जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया, यौन क्रिया हो गई, कष्ट हो गया, ये सारी चीजें आते हैं। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। बाकी इसके बाद हम 11 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, लेकिन हम अगली वीडियो में लेकर चलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपके जितने भी प्रीवियस ईयर हैं हम सारे प्रीवियस ईयर को एक्सप्लेन करके सॉल्व करा देंगे। सॉल्व कराने के बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे और पूरे मंथ ही प्रैक्टिस सेट चलेगी, ताकि आप अपना जो भी चीज़ें पढ़ें इसके पहले से, अब आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा क्या करिए, फोकस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पर फोकस करेंगे तभी आप वहाँ पर जाकर कर पाएंगे। और प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं, बस ऐसे देखते जाइए। देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम हमको हमेशा कहते हैं आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब हम ऑप्शन पढ़ते जाते हैं, आप भी ऑप्शन पढ़ते जाइए और आप तुरंत अपना उत्तर लिख दीजिए। जैसे आपने ए उत्तर लिख दिया, ए लिख दिया हम, ठीक है, हमने अब उत्तर हम बता रहे हैं, अब हमने आपको उत्तर ए सही बता दिया, तो आप अपने उत्तर में सही कर लीजिए। अगर हमने उत्तर ए गलत बता दिया तो अब इसको गलत कर लीजिए। लास्ट में काउंट करिए, आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं, आपको कितना चीजें आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।